हमारे दिल में तुरंत, हमारे दिलो दिमाग में एक बिजली की लहर दौड़ा जाते हैं। वाकई उनकी कविता ऐसी ही थी। जी बिल्कुल, ओज और पौरुष से भरपूर। हमारा अगला जो सवाल है सरला जी, मैं आपसे करना चाहूंगी कि हमने आज दिनकर जी के बारे में बहुत कुछ सुना, जाना, उनकी साहित्यिक जो कृतियां हैं, सृजन है, उन्हें सुना भी। आप यदि हमें उनके साहित्य सृजन की विषय वस्तु तथा भाषा शैली पर कुछ आलोकपात करें तो बहुत अच्छा होगा। जी देखिए, दिनकर जी ने जब लिखना प्रारंभ किया था उस समय छायावाद में हसनमुख प्रवृत्ति आने लग गई थी। उसमें व्यक्तिक वेदना और निराशा प्रधान उठी थी और कलावाद की प्रधानता उठी थी। और इधर कवियों ने भी प्रगतिवादी में साहित्यकारों ने कवि आकर्षण का केंद्र बनता गया था। तो दिनकर जी को इन दोनों धाराओं के बीच से एक युगानुकूल मार्ग निकालना पड़ा थी। और इस दृष्टि से हम उसको क्रांतिकाल के कवि भी कह सकते हैं। और शुरू में तो उनकी चिंतन और भाषा शैली में अपने लोग देखें तो उनमें छायावाद की हमें झलक दिखाई पड़ती है। कहीं पर मतलब उनकी देखिए प्रगति का बड़ा मनोहारी वर्णन मिलता है जी। उनकी तो प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रगति का बड़ा मनोहारी वर्णन मिलता है। और कई रसवंती जैसी कविताओं में कवि के यौवन से तरंगित मन की भावनाओं का भी परिचय मिलता है जी। किंतु समय समय के साथ में उन्होंने प्रगतिवाद और मानवतावाद का जो व्यापक भावनाओं का उनमें उन्मेषण होने लगा था और जिनमें उन्हें आगे चलकर उत्तरोत्तर विकास हुआ जी। और इसी दृष्टि से हमें उनके जीवन के उत्तरार्ध की संज्ञाओं की भावुकता की अपेक्षा गहन चिंता दृष्टिगत होती है जी। और यदि उनकी भाषा शैली में लीजिए तो दिनकर ठीक छायावाद की पीठ पर आए थे जी। और उनकी चिंतन और भाषा शैली में कहीं भी छायावाद की झलक दिखाई पड़ती है। तो जहाँ कहीं भी हम देखें तो उनके प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण प्रकृति वर्णन में नर्म कोमल शब्दावलियों का वर्णन मिलता है। और कहीं भी आप उसमें देखें तो लेकिन उनके साथ में भी उन्होंने समय समय पर अपने भाषाओं में ओज से परिपूर्ण थी, जिनमें उनकी शैली में देखें तो आपको लाक्षणिकता नजर आएगी। उनमें अलंकार है, बोध में विडम्बनाएं हैं और उनकी शैली में जैसे सशक्त है उनकी भाषा शैली में। तो ये सब चीजें हमें उनकी भाषाओं में शैली में देखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। और इसके आगे हम उनकी भाषा शैली में क्या कहें, उनकी भाषा तो बड़ी अर्थपूर्ण अलंकारता थी ही। और जिसमें उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी सूचक भी बातें उन्होंने लिखी है। उनकी कविताओं में ओजपूर्ण थी, जिनमें उनकी बहुत ही क्रांतिकारी कविता उनकी बड़ी प्रसिद्ध है। हमारी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, अपने आप को पढ़ते हैं कि क्रांति सूचक कविता है। तो दिनकर का जितना भी अपने बारे में उनकी शैली में बोला जाए तो अपने सोचते हैं कि कभी लगता है जी। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन युवा वर्ग को बहुत ज्यादा कोशिश किया है, जागृता लाई है हमेशा है समाज में। उनकी कविताओं के माध्यम से उन्हें अपनी रचनाओं शैली के माध्यम से और उनके गद्य के उन्होंने कभी कभी उनकी भाषा में इतना ओज आ गया था कि उनमें उनको समझिए उन्होंने गद्य रूप में भी इसका अपना वर्णन जी लिखा है, गद्य रूप में भी उनकी रचनाएं की है। तो मैं इससे विशेष ज़्यादा नहीं बोल करके इतना ही कहना चाहूँगी कि दिनकर जी की एक जैसे अपनी कश्मीर देवा नामक उनकी एक कविता है जिसमें कि दिनकर जी की भाषा में मतलब समझिए उनकी विचारों विषय में आकर के उनमें बहुत ही उत्तेजित होकर के उन्होंने लिखा था कि हटो हटो मेघ से व्योम, तुम स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध है वत्स मारा, दूध देने तुम्हें मारते। इसी के साथ मैं अपना नहीं। और उनकी ये पंक्तियां भी मुझे याद आ रही है कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं। तो हम दिनकर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, राष्ट्रकवि कहलाते थे, लेकिन हमारे आज का विषय है दिनकर आज भी, अर्थात दिनकर की कविताएं, उनके शब्द आज भी हमारे समाज के लिए, आज के युवा वर्ग के लिए कितने प्रासंगिक हैं। इस पर मैं गीता जी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि यदि आप कुछ आलोकपात करें। बिल्कुल जी। दिनकर जैसे कवि कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते और कभी भी हमारा समाज, हमारा साहित्य उन्हें विस्मृत नहीं कर सकता। वे दिनकर ही थे जिन्होंने संसद सदस्य होते हुए भी आजादी के 7 वर्ष बीतने पर हुंकार से भर कर के ये प्रश्न किया था, 7 वर्ष हो गए राह में, अटका कहाँ स्वराज्य, अटका कहाँ स्वराज्य, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। तो हम देखते
कर हमारी झूठी नकली आजादी की सच्चाई को पहचान रहे थे, और आजादी अब और भी दिन पर दिन भ्रामक सिद्ध हो रही है। तो ऐसा कवि हमारे लिए बहुत जरूरी है जो कदम कदम पर हमें ये याद दिलाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या भ्रम है, क्या मिथ्या है, क्या वास्तविकता है। इसके साथ साथ आज की युवा पीढ़ी जो कि अपसंस्कृति का शिकार हो रही है, उसको भी दिनकर जैसे कवियों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दिनकर ही है जो उनमें प्रेरणा का बिगुल फूंक सकते हैं, उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसे दिनकर ने एक बार देश में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा की ओर संकेत करते हुए लिखा था, और इसका मंच से पाठ भी किया था। सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो आज जरूरत है कि हम दिनकर को पढ़ें और हमारा युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मान करके सारे आकाश पर अपने विजय पताका फहराने का संकल्प ले, तभी हम सही अर्थों में दिनकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी गीता जी कि दिनकर को हम अपने समय का सूरज मानते हैं, पर देखने वाली बात यह है कि उन्होंने खुद को से ज्यादा उन्होंने उस समय कहा था कि साहित्य ही सूरज है। जैसे उनकी दो पंक्तियां हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। यानी साहित्य के माध्यम से उन्होंने हर एक हमारे जीवन के हर एक बात को छुआ, हर एक विषय पर उन्होंने बात करी। चाहे आप मनुष्य और सर्प के कर्ण और अर्जुन के बीच का जो युद्ध ले लीजिए, जहाँ पर अश्वमेध उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम मुझे अपने बीच में डालो और भेजो अर्जुन को, देखो मैं अभी उसको मारता हूँ। बिल्कुल समस्याओं की ओर इशारा करे तो समस्या आज ही कर्ण ने वो नहीं किया। कर्ण ने कहा कि ये सनातन का ये शत्रुता हमारा नहीं है, शत्रुता सिर्फ इसी जन्म का है। हो सकता है कि हम दोनों दुश्मन हैं, पर वो मनुष्य मैं मनुष्य, मैं सांप का सहारा क्यों लूं? और तुम्हारे ही तरह के कितने सांप हमारे इन मनुष्य के बीच भी छुपे हैं। दिनकर ने ये बात इतने सालों पहले कही थी और वो बात आज भी है कि ऐसे ही कितने मनुष्य जो मनुष्य के रूप है लेकिन है सांप है, हमारे ही बीच छुपे बैठे हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते और हमारे बीच छुप कर हमें डसते हैं और हम कोशिश करते बचने की, पर हमें समझ अभी उन्होंने दिनकर की कविता की एक पंक्ति कोट की, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, तो ये पूरी उसके बाद की जो पंक्ति वो भी कवि ने गौर है। श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक फुलाते हैं, मालिक जब तेल फुले लो पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। तो आज वे पापी महल अब भी हैं, वैसे भूखे नंगे बच्चे अब भी सड़कों पर हैं, और एक कवि की जरूरत है जो उस अहंकार को, उनके गर्व को खंडित करने के लिए अपने गर्व को, अपने स्वाभिमान को और बड़ा कर सके और हमें बोध दे सके। और आज जब लोग परंपरा को भूल रहे हैं तो उन्होंने बार बार कहा कि नहीं, परंपरा को मत भूलो, लेकिन हाँ उन चीजों को ठुकराओ जो परंपरा में मृत है और हमारे दुश्मन है। जैसे ये दो पंक्तियां हैं दिनकर की, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं कि परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी टहनी को जलने दो। जो परंपरा हमारे समाज को क्षति पहुंचा रही है उन परंपराओं को की कोई जरूरत नहीं है समाज में, पर जो परंपरा हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है, आगे बढ़ने में सहायक होती है, उन परंपराओं को अपने साथ रखो, उन्हें बरकरार रखो, उनको मत खो। अगर उनको खोगे तो किसी दिन खुद भी डूब जाओगे। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने दिनकर जी के बारे में बहुत कुछ सुना और हमारे सामने कई ऐसे झरोखे खुले जिनके माध्यम से हमने उन्हें एक नए रूप में पहचाना। उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने आई जिन्हें जो कि आज के युवा वर्ग के लिए एक सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। दिनकर के शब्द, उनकी चिंतन, उनकी विचारधारा आज के युवा वर्ग के लिए आज भी प्रासंगिक है तथा कल भी प्रासंगिक बनी रहेंगी। इसके साथ ही आज मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।